वेलकम टू एनगेज लॉ कॉलेज। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलो क्या पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 है कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। कॉन्ट्रैक्ट 2 जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 5 यूनिट है इसमें, जिसमें से 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। यूनिट 4 क्या था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, जो हम पढ़ चुके हैं। 2 क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। और ये 5वां और लास्ट यूनिट है इसका पार्टनरशिप एक्ट। नाउ पार्टनरशिप एक्ट है और क्या कहते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। पूरा एक्ट है, ठीक है। ये हो गया। नाउ इसमें कुल 8 चैप्टर है, हमने अभी देखा, और 74 सेक्शन है। मैंने पहले ही बताया था पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दोनों पहले क्या थे, 1930 तक किसके भाग थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अंदर देखोगे तो अराउंड 73 या 74 सेक्शन से 123 तक सेक्शन गायब है, कोई सेक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले ये से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाग थे 1872 का, बट इन सेक्शन को यहाँ से निरसित करके हटाकर 2 अलग एक्ट बनाया गया था। एक था पार्टनरशिप एक्ट और एक था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक। और कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन इसमें ऐड कर दिए गए थे। आई होप कि तुमको इसकी हिस्ट्री समझ में आ रही होगी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से ये आया है। ये पहला भारतीय संविदा अधिनियम का ही भाग था, फिर बीच के सेक्शन को हटाकर ये दोनों एक्ट अलग से बना दिए गए थे, ताकि इनमें कुछ और रूल जोड़े जा सके, कुछ घटाए जा सके। अगर आप भी तुम्हारे पास संविदा अधिनियम का बेयर एक्ट है जो मैंने ग्रुप में भेजा है, या तुम्हारे पास वैसे चेक कर लेना, गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। बीच के उसमें सेक्शन नहीं है। तो 1930 वाला हम पढ़ चुके हैं, क्या था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक। चलो पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट से अलग किया गया था ना, तो वो भी इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, ठीक है। इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, ठीक है, एक्ट 1930। बट बाद में इंडियन शब्द उससे हटा दिया गया था, बट इससे नहीं हटाया गया, इसलिए इसमें अब भी है 1932 है। बेयर एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? देखो हमेशा हम तुमसे बोलते हैं जो बेयर एक्ट में सेक्शन होता है, ठीक है, जो सेक्शन होता है उसी को हम आंसर में लिखते हैं, चाहे परिभाषा के रूप में, चाहे सेक्शन का नाम लेकर। फिर इसी सेक्शन में से हम एलिमेंट तोड़ते हैं, तथ्य, आवश्यक तत्वों को तोड़ते हैं। जैसे एक आदमी चोर है, ये परिभाषा है, तो कितने आदमी हो गए? पहला तथ्य हो गया एक आदमी, दूसरा तथ्य क्या हो गया? चोर है, ठीक है। तोड़ के हमने वही लाइन बनाया ना तथ्य। अब एक आदमी का क्या मतलब होगा, चोर का क्या मतलब होगा, दोनों की परिभाषा हम अलग अलग लाइन में करके और उसको लॉन्ग करेंगे, उस पर एक एक केस कर देंगे। तुम अगर कभी वकालत करोगे, कभी लॉ का यूज करोगे, तुमको बेयर एक्ट आना चाहिए। तुम वनडे की तैयारी करोगे, जिसकी भी तैयारी लॉ एरिया में करोगे, चलो हमेशा मैंने बोला है, जो यहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब होता है इस तारीख को राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी थी। उस टाइम हमारे राष्ट्रपति नहीं थे पार्लियामेंट में, ठीक है। उन इसका क्या मतलब होता है, ये अगर वनडे या एलएलएम का इंट्रेंस दोगे तब आएगा। इसका अर्थ होता है 1932 में अगर जितने भी एक्ट आए होंगे, चाहे 100 एक्ट आए होंगे, चाहे 200, मान लो किसी को 100 बच्चे हैं, तो उसके 9वें नंबर पे जो बच्चा होगा उसका नाम क्या होगा? 1932 में जितने भी एक्ट आए होंगे उसमें 9वें नंबर पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था, इतना याद रखना। ये क्या होता है? अब देखो 7th पेपर हम यहाँ से तैयार करते चलेंगे। क्या था उस दिन जब हम पढ़ा रहे थे? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, इसलिए बेयर एक्ट पढ़ना और इम्पोर्टेंट है। बीच में तुम लोग हमसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कि मैम नहीं समझ में आ रहा। कानूनों का निर्वचन पढ़े थे ना, तो मैंने बोला था कि बेयर एक्ट में जो अंदर शब्द लिखे रहते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना, ताकि हम कानूनों को समझ सके। तो उसमें जो सबसे पहला आया था लॉन्ग टाइटल, क्या आया था? लॉन्ग टाइटल शब्द आया था। मैंने उसी समय बीएनएसएस का क्या लिया था, बेयर एक्ट, और तुम लोग को समझाया था क्या होगा वो, ठीक है। इससे एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, 7th पेपर भी यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। 7th पेपर का पहला यूनिट क्या है? लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल ये जो है, जो एक्ट के बारे में एक शॉर्ट में सब कुछ बता देता है कि इस एक्ट में क्या होगा,
इस एक्ट में क्या होगा, भागीदारी से संबंधित जो विधि होगी उसको परिभाषित किया गया होगा और संशोधित किया गया होगा। ठीक है, नाउ भागीदारी क्या होती है, अंदर दिया हुआ है, फिर भी एक बार शॉर्ट में देख लो। जब कई लोग मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई जॉब करते हैं, कोई ड्यूटी करते हैं, तो उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। बट कई लोग मिलकर काम क्यों करते हैं, मान लो ए है, उसके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, और उसको कोई काम शुरू करना है, मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है, और उसको कोई काम शुरू करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सब ठीक, बट उसके पास पैसा है बट हुनर नहीं है। बी है, उसके पास बहुत हुनर है बट उसके पास पैसा नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि क्या करे, ए बी से वो काम करवा ले, लेकिन कब तक करवाएगा, ये तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसे एक परमानेंट जॉब की तरह करना है तो दोनों लोग क्या करेंगे, वो अपना हुनर शेयर कर लेगा, वो पैसा और पार्टनर हो जाएंगे, जिसमें दोनों लोग को बराबर फायदा मिले और पार्टनरशिप कर लेंगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास पैसा हो, दोनों के पास हुनर हो, ए के पास भी 5,000 है, बी के पास भी 5,000 है, बट दोनों सोच रहे हैं थोड़ा बड़ा लेवल का किया जाए, तो दोनों लोग मिलकर एक बड़ा फर्म बना लेंगे, है ना, इसीलिए पार्टनरशिप की जाती है। अगर एक इंसान के पास हुनर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो सिर्फ नौकर रख के अपना काम करा लेगा, अपना खुद का बिजनेस कर लेगा, है ना, मालिक बन जाएगा। पार्टनरशिप क्या करेगा, पार्टनरशिप में सभी मालिक होते हैं, सबका बराबर का हिस्सा होता है, ठीक है। चलो, नाउ ये है प्रिम्बल, ये भी संविधान के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल देख सकते हो, हम भारत के लोग है ना, 7th पेपर का आप ज्यादा इसमें नहीं बोलेंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को प्रेम्बल कहते हैं, याद रखना, इसका एग्जाम्पल दे लेना, 7th पेपर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। प्रेम्बल क्या है, संबंधित विधि को परिभाषित, भागीदारी से संबंधित विधि को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, ठीक है, और संशोधित करना समीचीन है। लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल लगभग एक जैसा है, ठीक है। अदालत द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है, पार्टनरशिप से संबंधित विधि को परिभाषित करता है, ठीक है। पार्टनरशिप, भागीदारी से संबंधित भारतीय कानून क्या है उसके बारे में परिभाषा बताता है, और अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो कैसे करना है वो भी यही विधि बताता है। ये दो बात ये कह रहा है, ठीक है, एक तो परिभाषा बताएगा और संशोधन करेगा। ए है, इसने कपड़ा सिलाया, तो ए का साइज क्या है ये भी बता रहा है, ठीक है, और साइज में अगर कुछ संशोधन करना है कपड़े के तो वो भी बता रहा है। कौन बता रहा है, एक दर्जी, तो यहाँ दर्जी का जगह तुम रख लो भारतीय भागीदारी अधिनियम, और वो क्या काम कर रहा है, कपड़े को सिल रहा है, उसका साइज ले रहा है ए का, और उसमें संशोधन कर रहा है। यही मतलब होता है प्रिम्बल का, यही मतलब होता है किसी कानून का। किसी भी चीज से संबंधित कानून क्या करता है, एक व्यक्तित्व के रूप में अगर ले लो, मान लो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी, एक कानून के रूप में इसको ले लो अगर, तो इसका काम क्या है, मान लो एक व्यक्ति का नाम है ये, इसका काम है क्या, अपराध से संबंधित विधि को बनाना, उससे संबंधित विधि को परिभाषा करना, और आवश्यकता पड़ने पर उस विधि में क्या करना, संशोधन करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आईपीसी बनी थी तब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं होते थे, क्योंकि तब 1872 में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप नहीं होता था। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते, वीडियो साक्ष्य होते हैं ना, तो अब इसको संशोधन करके इसमें जोड़ दिया गया है। संशोधन जरूरत पड़ने पर, जैसे कि दहेज हत्या, संशोधन करके जोड़ दिया गया, ठीक है। बाल विवाह रोकथाम, आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना। आई थिंक समझ में आया होगा। ये सब तुमको सिर्फ हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वन डे एग्जाम जुडिशरी एलएलएम एंट्रेंस के लिए, ठीक है, ये तुम्हारे एलएलबी में नहीं आएगा, तुमको बेयर एक्ट पढ़ना बता रहे हैं। 8 चैप्टर है, हर चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है प्रारंभिक, जो देता है इंट्रो। क्या देता है, हर इंसान सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, हाय माय नेम दिस, कहीं इंटरव्यू देने जाओ। बड़े लोग ऐसा काम नहीं करते। बड़े लोग कौन है, हमारे लॉ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारत का संविधान, वो सबसे पहले अपना इंट्रो नहीं देता, एकदम लास्ट वाले चैप्टर में 393 से लेकर 391 से लेकर 395 तक, शायद 393 देता है, एकदम लास्ट में इंट्रो देता है, ठीक है। क्या होता है इंट्रो, देखो दो चीज होती है, एक शॉर्ट टाइटल 7th पेपर में, ठीक है, एक लॉन्ग टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल हमने ऊपर देख लिया है, ये रहा शॉर्ट टाइटल। अगर तुम इसको इंग्लिश में देखे रहोगे तो यहाँ लिखा होगा शॉर्ट टाइटल, ठीक है। हिंदी में संक्षिप्त नाम, अपना नाम छोटे से बता देना, क्या है इसका नाम, इसका नाम है भारतीय भागीदारी अधिनियम, ये है शॉर्ट टाइटल। तुमने एक मूवी देखी थी, क्या नाम था, चलो
ये हो गया संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल, और विस्तार और प्रारंभ, तीन चीज ये बता रहा है। ठीक है, पूछ लेगा अगर एलएलएम का इंटरेस्ट दोगे कि विस्तार किस सेक्शन में और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या हो गया, शॉर्ट नेम, वही जो इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर है। और प्रारंभ कब हुआ है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है 1/3 में 1 अक्टूबर 1933 को, सिवाय आर्टिकल 70 सॉरी सेक्शन 69 के। ठीक है, नाउ इस सेक्शन 2 में परिभाषा दी है, इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फर्म का कार्य क्या है। देखो फर्म क्या है पहले ये जान लो। जब लोग पार्टनरशिप करके जो बिजनेस शुरू करते हैं उसको क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। ठीक है, अगर 4 लोग मिलकर एक दुकान खोल रहे हैं तो उस दुकान को क्या कहा जाएगा, एक फर्म कहा जाएगा। जैसे सबसे अच्छा फार्म, तुम मतलब 20 लोग मिलकर एक डेयरी खोल रहे हैं गाय की, तो जो नॉर्मली डेयरी कहलाती है अगर एक लोग खोलते हैं, लेकिन चूंकि उसमें 20 लोग का हिस्सा है, उस डेयरी को क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। ठीक है, जिस बिजनेस में कई लोगों का हिस्सा हो उस बिजनेस को फर्म कहते हैं। ठीक है, ना इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध ना हो, तो ये बता रहा है वो अपवाद। ठीक है, फर्म का कार्य क्या है, फर्म के सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोक अभिप्रेत है जिसमें फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है। ना ये बहुत हार्ड है समझना, बहुत इजी है। चलो ये तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकता है कि फर्म का कार्य क्या होता है। मान लो ए बी सी डी है, इन्होंने मिलकर एक फर्म खोला और अपना एक एजेंट ई भी नियुक्त कर दिया। ठीक है, ई का फर्म में कोई हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्या करता है, ई जो है एजेंट है उस फर्म का, क्या है, अधिवक्ता है। ठीक है, समझ लो, नौकर नहीं, अधिवक्ता है। ठीक है, जो उसका लीगल काम करता है। अब मान लो बी ने क्या किया, फर्म का मान लो ये डेयरी है, दूध की डेयरी है, बी ने बिना ए सी डी को बताए फर्म के नाम से किसी से 20 लाख रुपए लिए। ठीक, अब जब 20 लाख रुपए चुकाना होगा तो पूरे फर्म की जिम्मेदारी होगी कि मिलके चुकाए, ए बी सी डी, ये 4 लोग का फर्म है। मान लो ई उसका एजेंट है, इसने 20 लाख रुपए लिए फर्म के नाम से। ठीक है, क्योंकि इसको राइट है, उसका एजेंट है, इसके पास कागज होगा। अब पूरे फर्म की ड्यूटी है कि 20 लाख रुपए चुकाए। या मान लो इसने बी ने 20 लाख रुपए लिए और उसका लोप कर दिया, धोखा दे दिया फर्म को, फिर भी फर्म की ड्यूटी है वो 20 लाख रुपए चुकाए। ये समझ में आया कि अगर फर्म के नाम से उसका कोई सदस्य कोई काम करता है, अगर मान लो हमारा जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर है उसमें 120 बच्चे हो, 100 बच्चे हो मान लो। ठीक है, और 100 बच्चे मिलकर एक फर्म बनाए हो जिसको एलएलबी सेकंड सेमेस्टर कहते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है, और कोई बिजनेस तुम लोग कर रहे हो। अब इसमें से कोई एक बच्चा उठे, नेहा उठे, और फर्म के नाम से किसी से 5 लाख रुपए ले लें, मालूम एक्स से ले ले। अब एक्स को जब चुकाना होगा ना, तो पूरा फर्म पैसा मिलके चुकाएगा। ठीक है, चाहे वो 5 लाख रुपए नेहा ने फर्म के लिए खर्चा कर लिया हो, चाहे अपने लिए कर लिया हो, यही बोल रहा है। फर्म का कार्य से फर्म के सभी पार्टनर्स या किसी पार्टनर या किसी अभिकर्ता का कोई कार्य लोप है। ठीक है, और ऐसे कार्य और लोभ के विरुद्ध अगर कोई अधिकार किसी का उत्पन्न होता है, मान लो एक्स का जो 5 लाख नेहा ली है तो एक्स को वापस चाहिए, तो वो पूरे फर्म के विरुद्ध या उसमें से किसी के विरुद्ध केस करके अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है, अपना पैसा प्राप्त कर सकता है। तो अगर बेयर एक्ट तोड़ के पढ़ना सीखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर तुम लोग इसको इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश में बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो कारोबार क्या होता है, जॉब क्या, बिजनेस क्या होता है, तो किसी भी प्रकार का व्यापार, उपजीविका और वृत्ति, कुल मिलाकर उपजीविका क्या होता है, जो जीवन वाहन के लिए होता है। ठीक है, वृत्ति क्या होती है, जो कहीं थोड़े समय के लिए हम लोग करते हैं। और व्यापार क्या हो गया, बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस। ये तीनों कारोबार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वित्त हो गया पर व्यक्ति, पर व्यक्ति कौन है, थर्ड पार्टी, पर व्यक्ति मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कौन, देखो एक बिजनेस मान लो 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, ए बी सी डी फर्म बनाए, तो ए फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया, है ना, तो सी कौन होगा, थर्ड पार्टी नहीं। फर्म अपने आप में एक व्यक्ति है, चाहे उसको 100 लोग मिलकर बनाए हों, ये लोग उसके सिर्फ क्या है, हिस्सेदार है।
फर्म अपने आप में एक लीगल व्यक्ति है, ठीक है। सेकेंड व्यक्ति क्या होगा, मान लो एक्स के साथ फर्म बिजनेस कर रहा है, मान लो डेयरी है, दूध की डेयरी है, और ये क्या है, एक्स दूध खरीदने वाला है, तो इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्स सेकेंड व्यक्ति हो गया, ठीक है। नाउ ए क्या है, डेयरी है, बी एक्स क्या हो गया, बिजनेस करने वाला है, इन दोनों के बीच बिजनेस चल रहा है, तो दो पार्टी हो गई, फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी जो इस बिजनेस से अवगत नहीं है या जो इसका पार्टनर नहीं है, ठीक है, इसको थर्ड पार्टी कहेंगे। क्यों कहेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो फिर से देख लो, ये चीज जो तुमको बोले थे एक्स्ट्रा, तुमने बीएनएस में भी देखा हो, क्या बोल रहा है, जो मद मद मतलब शब्द, जो शब्द, जैसे यहाँ पे चार शब्द हमने ऊपर देखे परिभाषित हैं, एक दो तीन चार, बट क्या परिभाषित नहीं है, बहुत सारे शब्द परिभाषित नहीं है। आगे हम देखेंगे संविदा, संविदा कहीं ना कहीं यहाँ लिखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं करार लिखा होगा, कहीं ना कहीं प्रतिफल लिखा होगा। क्या ये शब्द इसमें परिभाषित तुमको पांचों में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, बट ये पांचों तुमको कहाँ परिभाषित दिखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो क्या हम वहां से उठा ले, अगर ऐसा यहाँ पे लिखा हो तो हम उठा सकते हैं, ये लिखा हुआ है, किंतु इसमें परिभाषित नहीं है। कहाँ परिभाषित है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में परिभाषित है, तो हम इसका अर्थ वही ले लेंगे जो यहाँ परिभाषित नहीं है बट वहां परिभाषित है। तुम ध्यान दो, ये चारों के चारों शब्द तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और जो यहाँ परिभाषित नहीं है वहां परिभाषित है। क्यों हम वहां से ले रहे हैं, मैंने शुरू में ही बताया, क्योंकि ये एक समय उसी का भाग था, इसलिए वहां से लेना सबसे आसान होगा, ठीक है। यहाँ के शब्द उसी पर आधारित होंगे, उसी से लिया गया है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा का पूरा एक्ट, पूरा का पूरा कानून। चलो, किसी को कुछ पूछना है पूछो। ओके, सेक्शन 3 बहुत वो नहीं है, फिर वही बोल रहा है 1872 का वो एक्ट नंबर 9 था, उसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनिश्चित उपबंध वहां तक के सिवा जहां तक कि वो इस अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंधों से असंगत है, फर्मों को लागू होते रहे। क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो उपबंध जो फर्म एक्ट से संबंधित हैं, जैसे संविदा करने के नियम, प्रतिफल के नियम इत्यादि, वो सब पार्टनरशिप एक्ट में फर्म के बारे में लागू होंगे। बस इतना सब बोल रहा है, ये तुम्हारे में आएगा नहीं, ये उनके लिए है जो एलएलएम का एंट्रेंस देने वाले हैं। देखो जो तुम्हारा पूरा एलएलबी का सिलेबस है ना, सेम एंट्रेंस जुडिशरी सबका है, हमको तो लग रहा है हम हाई कोर्ट का। चलो, ज्यादा ही बोल गए हम। चलो चैप्टर 2 एलएलबी के लिए, ठीक है। 8 8 चैप्टर है इसमें, 7 है, कितने था, 3 7 8 था, जिसमें से पहला चैप्टर था प्रेम्बल और लास्ट वाला चैप्टर है निरसन। ये दोनों तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, बचा 6 चैप्टर, 6 चैप्टर पे 6 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन, जिसमें से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहला ही है ना। तो बहुत ज्यादा तुमको नहीं पढ़ना है, अगर तुमको सेक्शन याद रहे तब भी जिंदाबाद, नहीं याद रहे तब भी जिंदाबाद, टॉपिक तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, बिना सेक्शन के लिख सकते हो। कौन से, देखो, अगर तुमको क्या देना है, किस चैप्टर में भागीदारी पार्टनरशिप की नेचर दिया हुआ है, भागीदारी की प्रकृति दी हुई है चैप्टर 2 में, ठीक है। चलो, सेक्शन 4, ये क्या क्या परिभाषित कर रहा है, भागीदारी, भागीदार, फर्म और फर्म नाम, 4 चीज परिभाषित कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट आ गया, नेचर पूछ लिया, तुमको ये चारों पहले बताना पड़ेगा भागीदारी क्या होती है। भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों के अंश पाने का करार किया है जो उन सब के द्वारा या उनमें से किन्हीं या किन्हीं के द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है चलाया जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है, हम बता रहे हैं, बोल रहा है पार्टनरशिप वो क्या काम है जो कई व्यक्तियों के द्वारा, कई व्यक्ति की जगह लिखा है व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों का क्या मतलब होता है, बहुवचन है, एक से अधिक व्यक्ति हैं, क्या है, एक से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया कोई कारोबार है, कारोबार जो भी हमने ऊपर देखा सेक्शन 2 में, जिसमें ऑक्यूपेशन, ट्रेड, वृत्ति, ठीक है, प्रोफेशन सब आता है, ठीक है। कैसा कारोबार है, कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया जा रहा है,
और किस उद्देश्य से किया जा रहा है कि इस कारोबार को करने पर जो लाभ होगा वो क्या करेंगे, ये आपस में बांटेंगे। ठीक है। नाउ एक चीज और बोल रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 लोग मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है। तो कारोबार एक से अधिक व्यक्ति करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि जो फर्म बना है उसको चलाएं सभी, कोई एक भी उन सब की तरफ से चला सकता है। मान लो 10 व्यक्ति मिलकर हॉस्पिटल खोलें। ठीक है। बट 10 में से सिर्फ एक के पास डॉक्टर का लाइसेंस है, बट मिलकर सभी ने वो फर्म खोला है, हॉस्पिटल खोला है ना। तो क्या करेगा डॉक्टर जो चला रहा है, जिसके पास लाइसेंस है, वो उन सब की तरफ से चला रहा है, क्योंकि सबने उसमें क्या किया है, हिस्सेदारी लगाई है, और जो भी लाभ आएगा वो उन सबको मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? अब ये तो पार्टनरशिप की परिभाषा हो गई। तो सबसे पहली परिभाषा किसकी थी? पार्टनरशिप की। ठीक। नाउ वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के, बहुत तेज से बढ़ाने लगते हैं, वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी की है, जो 10 लोग मिलकर हॉस्पिटल खोले थे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? भागीदार कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है। जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप की है, और जो इन्होंने मिलकर सामूहिक पार्टनरशिप की है, जो काम कर रहे हैं उस काम को क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। ठीक है। देखो अब 10 लोग थे, इन्होंने मिलकर भागीदारी की। ठीक है। पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की। ये 10 लोगों ने मिलकर भागीदारी की। ये 10 लोग क्या है? पार्टनर्स हैं। पार्टनर मिलकर क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है। ये अलग अलग पार्टनर हैं। तो कुल कितने पार्टनर हुए? 10। हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ठीक है। 10, मान लो 10। ठीक है। नाउ ये जो काम कर रहे हैं मिलकर पार्टनरशिप के द्वारा, भागीदार जो काम कर रहे हैं, मान लो नेहा और शिल्पा मिलकर कोई काम कर रहे हैं। ठीक है। तो नेहा और शिल्पा पार्टनर हुए, दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब दोनों कोई काम खोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो दोनों मिलकर लाइब्रेरी खोल रहे हैं। ठीक है। तो इसको लाइब्रेरी नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? फर्म कहा जाएगा। ठीक है। फर्म में इन्होंने एक फर्म किया, पार्टनरशिप द्वारा इन्होंने एक फर्म खोला। ठीक है। नाउ जो फर्म का इनका नाम होगा, वो फर्म का नाम, तो इनका फर्म का नाम है नेहा, नहीं, नेहा शिल्पा लाइब्रेरी, या नेहा शिल्पा लिमिटेड। ठीक है। नेहा शिल्पा लाइब्रेरी, तो यही फर्म का नाम है। ठीक है। कोई भी काम जो करेंगे उसको फर्म कहा जाएगा। अब ये अपने काम को जो नाम देंगे वो फर्म का नाम होगा। आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा अभी हम से पूछ लेना। ठीक है। अभी टाइम देंगे तुम लोग को पूछने का। देखो, वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे के साथ भागीदारी की है, भागीदारी के लिए वही विशिष्टता क्या है? अलग अलग पार्टनर है, वो पार्टनर है। सामूहिक रूप से जो जिस चीज के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है उसको फर्म कहेंगे, और फर्म का कुछ ना कुछ नाम होगा, जो वो कारोबार कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना, उसको फर्म नाम कहेंगे। चलो सेक्शन 5 देखते हैं। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती है। क्या मतलब है इसका? भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है, परिस्थिति से नहीं। सिंपल में समझो, पार्टनरशिप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आपकी स्थिति से आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और हाँ में हाँ बोल दी, मान लो 10 लोग हैं, ये कोई काम शुरू किए, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है। 11वां आया, बोला मुझे, मैं भी तो तुम लोग का दोस्त हूँ यार, मुझे भी शामिल कर लो। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट में ना इसका साइन लिया, ना इसकी संविदा में सबने हामी भरवाई, ना इन्होंने पूर्णता किया। ठीक है। ऐसे में क्या होगा? जो 11वां व्यक्ति आया है वो क्या नहीं होगा? पार्टनर नहीं माना जाएगा। आपको भी पूर्णतः संविदा करनी पड़ेगी। ठीक है। विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं, या बर्मी बौद्ध पति या और पत्नी जो उस हैसियत में काम चलाते हैं, एक दूसरे के भागीदार नहीं है।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एलएलबी में आ सकता है, वनडे वगैरह में तो आता ही है, ठीक है, एलएलएम वगैरह में, कि क्या जो हिंदू अविभक्त कुटुंब है, एक हिंदू फैमिली है, एक फैमिली है, और इसका एक पारिवारिक कारोबार है, पारिवारिक मान लो कपड़े की दुकान है, ठीक है, या सोने की दुकान, एक ही देखो कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो क्या ये मान लो इस परिवार में 10 लोग हैं, मिलकर अपना पारिवारिक काम कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनर है? नहीं है। क्या है? ये पार्टनर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, या बौद्धिस्ट बर्मी समुदाय के पति और पत्नी है और वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या नहीं होंगे? पार्टनर नहीं होंगे। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है कौटुंबिक कारोबार, अविभक्त कुटुंब, ऐसा परिवार जो बटा नहीं है, ठीक है, इसका मतलब जो हिंदू हस्बैंड है और एक वाइफ है, ये दोनों मिलकर कोई नया बिजनेस चालू करते हैं, नया। क्यों? कौटुंबिक कारोबार नहीं है, क्या नहीं है? ऑक्यूपेशन जो है वो खानदानी नहीं है, अलग से। मान लो दोनों ये सुनार था हस्बैंड, और वाइफ आई, इसने क्या किया, ये कुछ और थी, तो इन दोनों ने मिलकर एक सोने की दुकान खोली थी, अलग से बड़ा सा मॉल खोला, ठीक है, कपड़े का या सोने का कुछ भी। तो ये पत्नी जो है हस्बैंड का व्यापारिक कारोबार के ऊपर नहीं ले रही, इनका नया व्यापार है, नया फर्म ये चालू हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि वाइफ जो है पार्टनर क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने नया बिजनेस खोला है। लेकिन अगर यही सेम काम बुद्ध धर्म के बर्मी समुदाय के लोग करते हैं, तो चाहे जितना नया कारोबार खोले, दोनों हस्बैंड वाइफ क्या नहीं होंगे? पार्टनर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उनके कुछ होगा, उनका कुछ धार्मिक विधि होगी, है ना। हमें बस इतना जानना है, ठीक है। और अगर कभी वनडे दिया, कभी नेट जेआरएफ दिया, एलएलएम इंट्रेंस दिया, सरकारी वकील का दिया, तो पता होना चाहिए। कैसे किसी को सेक्शन 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो तुमको ये सब कुछ अगर नेचर आ गया ना, तो सब कुछ तुमको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले नेचर कैसा होता है? संविदात्मक होता है। क्या होता है? संविदात्मक। हम तुम लोग को नोट्स भी दे देंगे, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का, तो तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा। भागीदारी के अस्तित्व का उदाहरण कैसे करोगे? कैसे जानोगे कि ए और बी पार्टनर हैं आपस में? आपस में क्या है? पार्टनरशिप किए हुए हैं। कैसे जानोगे? यह जानने के लिए कि कई व्यक्तियों का कोई समूह फर्म है या नहीं। पार्टनरशिप किए होंगे तो भाई अपना एक फर्म बनाए होंगे, है ना, इसका कुछ नाम होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो ए और बी है ये फर्म के सदस्य हैं कि नहीं, इन्होंने पार्टनरशिप की है कि नहीं, कोई व्यक्ति किसी फर्म में भागीदार है या नहीं। पक्षकारों के बीच उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा जो वह सुसंगत तथ्यों को एक साथ लाने में दर्शित होता है। सिंपल सा लिख गया, समझते रहो, सिर पटकते रहो, समझ में आ जाए तो। क्या बोल रहा है? थोड़ा सा इसका क्या बोल रहा है कि ए है, बी है, दो व्यक्ति हैं, इन्होंने पार्टनरशिप की। पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, दो पार्टनर हुए, इन्होंने एक पार्टनरशिप की, फिर इन्होंने एक काम खोला, एक फर्म खोला, फर्म का कुछ नाम दिया होगा। अब कैसे जानेंगे कि इन दोनों ने कोई फर्म खोला, या जो फर्म है इसका बी या ए सदस्य है? तो क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच का संबंध देखेंगे, संबंध कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया, अगर फैमिली वाला संबंध तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन क्या इन्होंने ऐसी कोई संविदा की थी? उस संविदा का आधार था क्या? वो संविदा विधिक थी क्या? संविदा होने के में शर्तें इन दोनों ने पूरी की थी, तब तो हो जाएंगे, है ना। हमने पहले देखा संविदा के द्वारा ही पार्टनर बनेंगे, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ये लिख दिया गया है दोनों के वास्तविक संबंध का ध्यान रखेंगे। संबंध कैसा होना चाहिए? संविदा के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। जो सब सुसंगत तथ्यों, अब सुसंगत तथ्य क्या है? अगर वो तथ्य, देखो सुसंगत तथ्य अगर आईपीसी पढ़ा रहे होते तो वहां समझाने में मजा आता फर्स्ट पेपर में, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं। ए बी की शादी हुई, शादी का वीडियो वगैरह साक्ष्य के रूप में, शादी का जो सर्टिफिकेट है वो, ये सब क्या है? अगर क्वेश्चन उठा कि क्या दोनों की शादी हुई है, तो ये तथ्य क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये साक्ष्य क्या होंगे? सुसंगत होंगे, है ना। क्योंकि अगर शादी हुई है तभी वीडियो बनाओगे, ऐसे तो वीडियो बनाओगे नहीं। तो सुसंगत तथ्य उसी को कहते हैं जिससे क्या हो, तुम्हारा तथ्य, तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा केस
कोर्ट में क्या हो जाए, साबित। चलो, तो पहला क्या बोल रहा था कि अगर कोई व्यक्ति, एक्सप्लेनेशन 1, कोई व्यक्ति पार्टनर नहीं है और सिर्फ लाभ प्राप्त कर रहा है, जैसे 10,000 में से कौन व्यक्ति भी हम देख लेते हैं, तो सिर्फ लाभ प्राप्त करने से वो क्या नहीं हो जाएगा, पार्टनर नहीं हो जाएगा, ठीक है। या कोई व्यक्ति उस पार्टनरशिप में, मान लो 10,000 की पार्टनरशिप है और उसमें कुछ अपना भी योगदान दिया है, लेकिन चूंकि उसने संविदा से प्रवेश नहीं किया था इसलिए वो पार्टनर नहीं हो जाएगा। कुछ व्यक्तियों के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे व्यक्ति। तो सबसे पहला बोल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो धन, मान लो कोई फर्म खोल रहा है, मान लो 4 लोग मिलकर फर्म खोले, 5 लाख रुपए लगा, ठीक है। मान लो 5 मिलकर एक लाइब्रेरी खोले, 1 लाख रुपए कम पड़ा, इन लोग के पास 4 लाख थे, या इन लोग के पास एक भी पैसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति से उधार ले लिया, भैया हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, जब हमारे पास पैसा आएगा तुमको दे देंगे। मान लो बैंक से ले लिया, ठीक है, बैंक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा, बैंक उधार दे भी देता है। या कोई सेठ था उसने दे दिया। अब क्या हुआ, जब पैसा आने लगा तो सेठ बोल रहे हैं भैया हम भी तो पार्टनर है, मेरा भी तो हिस्सा लगाओ इसमें। नहीं, आपने उधार दिया था, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, अपना उधार वसूल सकते हो, ठीक है। उधार देने वाला व्यक्ति क्या करेगा, सिर्फ उधार की वसूली कर सकता है, ठीक है। उधार देने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, सिर्फ उधार की वसूली कर सकता है। किसी कारोबार में लगने वाले हो, ऐसा व्यक्ति क्या नहीं होगा, पार्टनर नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति पार्टनर नहीं होगा। दूसरा, अब फर्म खुला है, मान लो किसी ने लाइब्रेरी खोली, ठीक है। अब लाइब्रेरी खोली है, कोई काम किया, तो उसमें कोई सेवक रख दिया साफ सफाई का, या कोई एजेंट रख दिया जो क्या कर रहा है, लाइब्रेरी का काम देख रहा है, तो उसको पारिश्रमिक मिल रहा होगा, कुछ मिल रहा होगा, 5,000 10,000 मंथली सैलरी मिल रही होगी। तो सिर्फ इसलिए चूंकि तुम्हें सैलरी मिल रही है उस फर्म में, उस कंपनी में, तुम उसके क्या नहीं हो जा रहे हो, पार्टनर नहीं हो जा रहे हो। क्यों? क्योंकि पार्टनर क्या होता है, एक प्रकार का मालिक होता है। मान लो एक बड़ा बिजनेस है, मान लो कि एक लाइब्रेरी है और 2 लोग मिलके खोले हैं, तो दोनों लोग क्या है, उस लाइब्रेरी के आधे आधे मालिक है ना। अब अगर उसमें कोई नौकर साफ सफाई करने वाला आ जाए और उसको सैलरी दी जाने लगे, तो क्या वो भी मालिक हो जाएगा? नहीं। इसीलिए कहा गया है ऐसे लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप क्यों नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में, कोई पार्टनर था, मान लो 3 लोग मिलकर ए बी सी ने एक काम शुरू किया था, ठीक है, ये हो गया काम। अब क्या हुआ, सी मर गया, पार्टनर था, तो सी के काम पर क्या होना चाहिए, उसकी वाइफ का अधिकार होना चाहिए ना। बट पार्टनरशिप कहता है नहीं, आपको क्या मिलेगा, उसमें फायदा मिलेगा जो आपके पति को मिलता था, ठीक है, बट आप उसके पार्टनर नहीं हो जाओगे। ऐसा क्यों किया गया है? मिलना चाहिए भाई, विधवा को भी क्या क्या करना चाहिए, पार्टनर बना देना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाया जा रहा? या अगर उसका कोई बच्चा था जो 18 साल से कम है, ठीक है, और उसको भी कुछ खर्चा पानी दिया जा रहा है, बट वो भी पार्टनर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनाना चाहिए कि नहीं? मान लो कि 50 लाख का बिजनेस हुआ है, सॉरी 30 लाख का बिजनेस हुआ है और 3 लोग मिलके ओपन किए, ए ने 10 लाख, बी ने 10 लाख, सी ने 10 लाख दे, जरूरी नहीं तीनों बराबर दे, अलग अलग हिस्सा भी दे सकते हैं, ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई सी मर गया और हर महीने क्या हो रहा है, 5 लाख का फायदा हो रहा है। अब तो तुम क्या कर रहे हो, सी को क्या कर दे रहे हो, सी की वाइफ को सिर्फ उसका हिस्सा दे रहे हो, 1 लाख रुपए, मान लो 3 लाख का फायदा और 1 लाख उसकी वाइफ को हर महीना दे रहे हो। जबकि जो 30 लाख की आपने कंपनी खोली थी वो 5 करोड़ की हो गई है, और वो 3 करोड़ की होगी, तो उस हिसाब से पत्नी का 1/3 हिस्सा बनेगा, एक भाई 1/3 की भी प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए। बट क्यों नहीं बनाया जा रहा है वाइफ को या बच्चे को, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उसके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? अन्याय नहीं है ये बहुत सोच समझ के काम किया गया है। अब देखो, हमने शुरू में ही पढ़ा कि हर पार्टनर किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, पूरा फर्म, फर्म मतलब जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे अकेले, जैसे ए बी सी, कोई अगर लाभ होगा तो तीनों में बराबर बटेगा, और अगर कोई नुकसान होगा तो तीनों में बराबर बटेगा, ठीक। अगर तीनों में से 2 मर जाते हैं तो जो बचा रहेगा वो देगा, लेकिन फर्म के नाम पे ही देना पड़ेगा। अब क्या होगा, मान लो सी मर गया, उसकी वाइफ को कुछ पता ही नहीं है क्या काम है, कैसा काम है, कहाँ से प्रॉफिट होता है। ये लोग क्या किए, 3 करोड़ का बिजनेस है, 3 करोड़ में अपना बिजनेस बेचकर
दोनों लोग आधा आधा लेकर पैसा भाग गए। किसके नाम पे लिए थे? फर्म के नाम पे। अगर सी की विधवा को हम क्या बना दें? पार्टनर बना दें, तो जो हमने 2-1 में 2-3 में पढ़ा था, तो 3 करोड़ किसको अब देना पड़ जाएगा? उसकी विधवा को भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी औरतों को क्या, ऐसे धोखाधड़ी से बचाने के लिए, ऐसे बालक को जिसको उस कारोबार के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान होते हुए भी अभी तक क्या हो रहा था कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, उनको पार्टनर नहीं बना जाएगा। हाँ, लेकिन वो अपना लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है, पार्टनर नहीं रहेंगे वो। अगर वो बिजनेस बिका तब उसके पति का हिस्सा उसको मिलेगा, अगर बिका तो, ठीक है, लेकिन अगर कोई नुकसान हो रहा है तब वो नहीं भरेगी। देखो, पार्टनर का काम क्या होता है? फायदा हो रहा है तो आप प्रॉफिट लो, नुकसान हो रहा है तो आप नुकसान भी भरो, है ना, लॉस हो रहा है तो। बट एज ए विडो वो प्रॉफिट तो प्राप्त करेगी बट लॉस नहीं भरेगी, इसलिए वो पार्टनर नहीं है, और ना ही बालक पार्टनर है, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो पहले क्या था? पार्टनर था या हाफ पार्टनर था, गुडविल या उसके विक्रय के फलस्वरूप ऐसे अंश या संदाय को प्राप्त करने वाले को उस कारोबार के चलाने वाले व्यक्तियों को समय और भागीदार नहीं बना देती। तो एक्स एक फर्म है, उसमें कोई पहले पार्टनर था, ठीक है, बहुत पहले, अब नहीं है, ठीक है। अब वो बिजनेस बिक रहा है, मान लो गुडविल क्या होता है? कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, जिस, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, मान लो हल्दीराम, मान लो एक्स कंपनी, बहुत नाम है, इसकी नमकीन बहुत अच्छी होती है। अब जब कंपनी, मान लो अभी तक इस कंपनी को ए चला रहा था, अब ये अपनी कंपनी बेच दिया बी को, तो लोग क्या कंपनी के मालिक के नाम पे लेते हैं? नहीं, कंपनी के नाम पे लेते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो कंपनी का नाम नहीं बताते, हम वो कंपनी, हमको लेना है कोका कोला, तो हम बोलते हैं हमको कोका कोला दो। कोई भी चला रहा हो, चाहे ये चला रहा हो या भी, हमसे का मतलब, हमें किससे मतलब है? कोका कोला से। तो यही है गुडविल, ठीक है, उस चीज का नाम कितना फेमस है, ब्रांड कितना फेमस है ना। अगर तुम पहले पार्टनर थे, अब वो गुडविल बिक गई, आपने वो कंपनी क्या कर दिया? बेच दिया बी को, ठीक है। ए बी सी मिलकर एक कंपनी चला रहे थे, अब इन्होंने क्या किया? उसको सी डी ई किसी और को बेच दिया, पूर्व स्वामी हो गए। अब सी डी ई के पास आ गया, अब इसमें जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसको कौन भरेगा? सी डी ई भरेंगे, ठीक है, ए बी सी नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले पार्टनर थे, अब ये पार्टनर नहीं है। हाँ, पूर्व पार्टनर्स का, पूर्व मालिक लोगों का गुडविल में कुछ फायदा रहता है संविदा के आधार पर, ठीक है, तो गुडविल का अलग से एक्ट में है, उसमें देखेंगे हम, इसमें नहीं देखना हमें, ठीक है। ये पहला तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, प्रकार भी पूछ सकता है, कितने प्रकार का पार्टनरशिप होता है, टाइप्स, ठीक है, सेक्शन 7 और 8 दोनों में दिया हुआ है। जितना भी तुमको आया, अगर नेचर आ गया तुमको पूरा सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 से लेकर 8 तक लिखना है, ठीक है, 2 3 4। नेचर आ गया तो सेक्शन 4 से लेकर 8 तक, ओके। सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप था, दो टाइप का हो गया। एक इच्छाधीन, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। इच्छाधीन, इच्छा के अधीन, इच्छा के अधीन, अपने अधीन मतलब अनुसार, ठीक है, हम जो अपने इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप करते हैं, इच्छा के अधीन करते हैं, उसको इच्छाधीन भागीदारी कहते हैं। जहां की भागीदारों के बीच संविदा द्वारा, कैसे होता है ये? पहला, संविदा के द्वारा हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में ही होगा, तो इसको याद करना जरूरी नहीं, भागीदारों के बीच में हो रहा है, ठीक है, लेकिन पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। किस प्रकार हो रहा है? पहला संविदा के द्वारा, दूसरा एलिमेंट आवश्यक तत्व, उनकी भागीदारी की अस्तित्व अवधि के लिए या उनकी भागीदारी के पर्यवसन के लिए कोई उपबंध नहीं किया जा सकता है, वहां भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी है। इच्छा के अनुसार संविदा द्वारा पार्टनर क्या कर रहे हैं? एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, और इस पार्टनरशिप को कितने समय के लिए कर रहे हैं? कब तक चलेगी, कब तक रहेगी? 2 साल, 4 साल, 5 साल, या कब समाप्त होगी, इसका निर्धारण नहीं कर रहे। मतलब जब हमारी इच्छा करेगा, जब हमारा मन करेगा, हम क्या करेंगे? ये फर्म, ये कार्य, ये व्यापार, ये जॉब, ये बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसी भागीदारी को, पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? इच्छाधीन भागीदारी, ठीक है। और विशिष्ट, विशिष्ट मतलब स्पेशल,
ठीक है। विशिष्ट मतलब स्पेशल, कोई भागीदारी किसी दूसरे व्यक्ति का विशिष्ट प्रोद्यमों अथवा उपक्रमों में भागीदार बन सकेगा। कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का, तो दो एलिमेंट हो गया, ए व्यक्ति मान लो ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, विशिष्ट प्रोद्यमों और उपक्रमों में, और दूसरा व्यक्ति कोई विशिष्ट प्रोद्यम, कोई अलग से स्पेशल काम कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या कर सकता है, जाके क्या कर सकता है, जॉब भी लग, मान लो ए है, बी कोई अपना काम कर रहा है, कोई प्रोद्यम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसमें जाके ये स्पेशल उद्देश्य से क्या कर सकते हैं, स्पेशल उद्देश्य से, मान लो कि बी पार्टनरशिप किया और हॉस्पिटल खोला, उसमें इसको एक सर्जन की जरूरत है, ठीक है, इसका फॉर्म हॉस्पिटल चल रहा है, इसके बाद ए जाता है उस विशिष्ट कार्य के लिए, बी का पार्टनर बन जाता है कि मैं ये वाला एरिया देखूंगा, ठीक है, अब क्या है, वो विशिष्ट भागीदारी कर रहा है, ठीक है। और जब तुमको दूसरा डॉक्टर मिल जाए, या उसको भी कह सकते हो जिसमें समय निश्चित हो, तुम इसको ऐसे ले लो, जिसमें क्या हो, समय निश्चित हो कि मैं इतने समय के लिए या इतने टाइम के लिए तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, ठीक है, उसी को विशिष्ट भागीदारी कहेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, ये क्या नाम है, चैप्टर 3 का नाम है, चैप्टर 3 का, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 9 आ रहा है, भागीदारों के साधारण ड्यूटी क्या है, साधारण कर्तव्य क्या है, सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए फर्म के कारोबार को चलाने, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण वफादार रहने, और हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को सच्चा लेखा और फर्म पर प्रभाव डालने वाली सब बातों का पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। क्या बोल रहा है, जितने पार्टनर हैं, मान लो कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है, तो तुमको 2 पार्टनर ऐसे नहीं लिखना, वहां लिखना है कि जितने पार्टनर होंगे, सारे पार्टनर एक दूसरे को या उनके विधिक प्रतिनिधि को, मान लो बी बीमार है तो उनकी जगह उनका सन काम कर रहा है जो कि माइनर नहीं है, ठीक है, तो या उनका जो विधिक प्रतिनिधि है वो उनकी वाइफ है, मरा नहीं है, अभी जिंदा है, ठीक है, तो ए बी को और बी ए को क्या करेगा, फर्म से संबंधित सारी बातें बताएंगे, कैसी बातें, जो फर्म को लाभ कर देती हैं, फर्म को क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, ठीक है, या फर्म को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी बातें अगर एक को पता चलेगी तो बाकी सब पार्टनर को, चाहे 4 पार्टनर है चाहे 5, सब एक दूसरे को बताएंगे जिनको भी बात पता चलेगी, और जो पार्टनर अनुपस्थित है तबीयत खराब होने के कारण, उसको फोन करके अगर वो काम नहीं कर सकता तो उसके विधिक प्रतिनिधि को, लीगल एयर को, जिसको उसने उस काम के लिए नियुक्त किया है, उसको बताएंगे, ठीक है। दूसरा, सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे 1 2 3 4 मान लो 5 पार्टनर हैं, सभी क्या करेंगे, फर्म के फायदे के लिए, जनरल फायदे के लिए, फर्म के फायदे के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, और सभी एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे, और एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रखेंगे, विश्वास परायण होंगे, विश्वास का संबंध रखेंगे, ठीक है। तो क्या काम हो गया साधारण कर्तव्य, सबसे पहला समान, फर्म के समान फायदे के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे, पहला हो गया, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण होंगे, दूसरा हो गया, एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, तीसरा हो गया, हर भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधि को फर्म का जो भी सच्चा लेखा है, कागज है, ठीक है, वो सब दिखाएंगे, 4 हो गया, तो इतना क्या हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज है एक फर्म का भागीदार बनने के लिए। क्या करो आप, फर्म के समान फायदे के लिए कारोबार करो, एक दूसरे के प्रति विश्वास परायण रहो, ठीक है, धोखा ना दो एक दूसरे को, वफादार रहो, ठीक है, एक दूसरे को क्या करो, सच्चा लेखा, सच्चा लेखा मतलब कागज जो काम वगैरह चल रहा है जिससे क्या होगा, फर्म पर प्रभाव डालने वाली कोई सब बात होगी, ये सब एक दूसरे को जानकारी दो, ठीक है, ताकि फर्म का काम अच्छे से चल सके, ठीक है ना। तुम इसको एग्जांपल ले सकते हो, अच्छे हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशनशिप होना चाहिए, सिवाय ये वाला सच्चा लेखा, कागज दिखाने का पैसे वाला,
कहाँ कितना खर्चा किया, फिर भी वो भी बता देना चाहिए, है ना। दूसरा क्या करता होना चाहिए, कपट से कारित हानि के लिए क्षतिपूर्ति कौन करेगा। सेक्शन 10 बता रहा है कि कपट से जो हानि कारित होगी इसको कौन भरेगा। मान लो ए और बी, 3 लोग हैं, ए बी सी, इन्होंने एक फर्म चलाया और ए ने क्या कर दिया, कपट कर दिया। 5 लाख का फायदा होना था, ए ने कपट कर दिया। कैसा कपट कर लिया, एक्स है, इससे फर्म के नाम पे 5 लाख रुपए उधार ले लिए, ठीक है, लेकिन उसको अपने लिए यूज कर लिया, फर्म के लिए यूज नहीं किया। विश्वास का क्या कर दिया, तोड़ दिया, वफादार नहीं रहा, ठीक है। तो कौन करेगा, हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करेगा हर भागीदार जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई है। हर भागीदार उस हर हानि के लिए, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, जिससे क्या हुई है, फर्म को क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, जो फर्म के कारोबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोल रहा है, थोड़ा सा इरेज कर, एक्स्ट्रा पेज नहीं ऐड किए ना, एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं तो उसमें चले जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। बगल में ही तुरंत समझा देते हैं तो ठीक रहता है। मान लो ए बी सी था, सी ने क्या किया, कपट किया और फर्म को नुकसान हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कपट कौन भरेगा, सब भरेंगे, बी भी भरेगा और सी भी भरेगा, हर एक पार्टनर, क्यों, वो नुकसान ही भरेगा, ठीक है। सीधी बात है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर आएगा, वो हम भी देखते हैं बाद में, ठीक। भागीदार के अधिकारों कर्तव्यों का उदाहरण भागीदारों के बीच संविदा द्वारा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि क्या, कौन सा पार्टनर कौन सा कर्तव्य है, किस पार्टनर का क्या कर्तव्य है, इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना राइट है, ये सब क्या करेंगे, अधिकार कितना है, इसको जब हम संविदा करेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप कैसे स्थापित होगी, संविदा द्वारा, है ना। ऐसी संविदा अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या से भी विवक्षित हो सकेगी, ठीक है। ये जब संविदा करने, पार्टनरशिप बनाते समय हमने क्या किया, संविदा किया, उसी समय हम हर पार्टनर का, मान लो कोई सर्जन है तो उसका ड्यूटी क्या होगा, हॉस्पिटल का देख लेते हैं, ठीक है। कोई क्लीनर है लेकिन पार्टनर बन रहा है तब, एज ए सर्वेंट नहीं, ठीक है। कोई पैसा लगा रहा है, किसका क्या कर्तव्य होगा, किसका क्या ड्यूटी होगी। भाई सर्जन है तो उसको क्या देखना होगा, सर्जरी वाला विभाग में हेड बना दिया जाएगा। जो पैसा ज्यादा लगा रहा है उसके ऊपर ये भार दिया जाएगा कि आप पैसे का हिसाब रखो, जिसको जो ड्यूटी दी जाए। नौकर की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है, एजेंट की बात नहीं हो रही। अब ये अधिकार चाहे उसी समय आप संविदा में लिख भी सकते हो या ऐसे ही बातों बातों में व्यवहार द्वारा निर्धारित कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगा काम आगे आगे वैसे वैसे कर देंगे। संविदा में फेरफार सभी भागीदारों की सम्मति से किया जाएगा और ऐसी सम्मति अभिव्यक्त हो सकेगी या व्यवहार चर्या द्वारा विवेचित हो सकेगी। बोल रहा है कि अगर संविदा बनाई गई थी शुरू में जब पार्टनरशिप करते समय, बाद में इसमें अमेंडमेंट करना है, जैसे संविधान में भी अमेंडमेंट होता रहता है, कुछ परिवर्तन करना है, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर है, 10 पार्टनर हैं, जितने, सबकी स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। स्वतंत्र मतलब समझ रहे हो, संविदा करने में जो चाहिए होती है, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला पार्ट, ठीक। सहमति के, लेकिन सहमति का लिखित होना आवश्यक नहीं है, लिखित भी हो सकती है और विवक्षित आचरण द्वारा मुंह से बोल के भी हो सकती है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी संविधाएं उपबंध कर सकेंगी कोई भागीदार, जब वह भागीदार रहे, फर्म के बराबर कारोबार के सिवाय कोई और कारोबार नहीं करेगा। देखो, अब देखो भी जो नेहा वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। धारा 27 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलती है, पहले हम ये देख, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो धारा 27 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलती है व्यापार के विरुद्ध कारोबार को संविदा, कारोबार का, ठीक है, कोई कारोबार का अवरोधक करार शून्य होगा, कारोबार का अवरोधक करार शून्य होगा। ऐसी कोई संविदा, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा जो किसी के क्या कहते हैं जॉब में अड़चन डालती है, और अगर ऐसी संविदा की गई है तो ऐसी संविदा क्या होती है, शून्य होती है, मान्य नहीं होती, ठीक।
यही बात ये फिर से बोल रहा है कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27, क्या बोल रही है धारा 27, ये बोल रही है, ठीक है, में किसी बात के होते हुए भी संविदा उपबंध कर सकेगी या कोई भागीदार, जब तक वह भागीदार है फर्म के कारोबार के सिवाय कोई और कार्य नहीं करेगा। यही बात अभी हमसे किसने पूछा था, स्नेहा ने पूछी थी कि क्या मैम कोई व्यक्ति जब एक फर्म में पार्टनर है तो क्या वो दूसरे फर्म में पार्टनर होगा? तो ये बोल रहा है कौन, अगर सेक्शन 11(2), अगर सेक्शन 27 में कोई बात है, क्या बात है कि कोई बात जो कारोबार में अड़चन डालती है, अगर एक से अधिक फर्म में काम कर रहा है और अगर आप उसको रोक रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, उसके कारोबार में एक्स्ट्रा कमाई में आप अड़चन डाल रहे हो, तो शून्य होना चाहिए, लेकिन नहीं, पार्टनरशिप के बारे में ये बात लागू नहीं होती है। अगर संविदा करते समय ही ये कह दिया गया है कि कोई पार्टनर, चाहे एक पार्टनर चाहे सभी, जब किसी फर्म का, मान लो ये एक्स फर्म है, मान लो ये बड़ा सा हॉस्पिटल है और इसमें बहुत सारे पार्टनर है, उसमें से एक ए है और इस संविदा में लिख दिया गया कि ए जब तक इस हॉस्पिटल का पार्टनर है किसी और हॉस्पिटल में काम नहीं करेगा, ठीक है, और ये बात एक्स ने भी स्वीकृति कर दी, तभी तो संविदा बनी है। देखो अब क्या किया जा रहा है, ए के अधिक रोजगार पर, कारोबार पर क्या किया जा रहा है, अवरोध किया जा रहा है ना। और भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 27 के अनुसार ये शून्य होना चाहिए, बट अगर पार्टनरशिप के बारे में बात है तो लागू होगी, शून्य नहीं होगी, यही बात ये कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, दिखा देते तुमको, किसी बात के होते हुए, धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी, किसकी धारा 27, भारतीय संविधान अधिनियम, क्या है धारा 27, कारोबार के अवरोधक करार शून्य होते हैं, ठीक, मतलब कारोबार को रोकने वाला कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो शून्य होगा। ऐसी संविदाएं उपबंध कर सकेंगी, मतलब मान्य होंगी, अगर कोई भागीदार, जब तक वह किसी विशिष्ट फर्म का भागीदार है, किसी अन्य फर्म में कोई कारोबार नहीं करेगा तो मान्य होगा, ठीक। कारोबार का संचालन कैसे किया जाएगा, अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो जो संविदा की गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था पहले, तो उसके अध्ययन होगा, जो संविदा में पहले नियम बना दिए गए, किस संविदा में, जब फर्म स्थापित किया गया, जब पार्टनरशिप की गई तो जो संविदा बनाई गई उसमें जो नियम बना गया दिया गया उसके अनुसार ही कारोबार चलेगा। उसके अलावा हर पार्टनर को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। हर भागीदार आबद्ध है, मतलब बाध्य है कि वह कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्यों को तत्परता पूर्वक पालन करे। जो ड्यूटी उसको संविदा में दी गई है उसका क्या करे, पालन करे, अपने अधिकारों में भाग ले, अपनी ड्यूटी का पालन करे। कारोबार से संसक्त मामूली बातों में के बारे में उद्भूत किसी मतभेद, अगर कारोबार में किसी कारण से मामूली बात से कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो विनिश्चय भागीदारों की बहुमत से किया जा सकेगा और हर भागीदार को इससे पहले कि मामले का विनिश्चय हो अपनी राय अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, किंतु कारोबार की प्रकृति में कोई भी तब्दीली सब भागीदारों की सम्मति के बिना नहीं की जाएगी। थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला क्या है कि हर पार्टनर को अपना राइट होगा, कौन सा राइट, जो संविदा में दिया गया है। हर पार्टनर की अपनी ड्यूटी है और उसको उसको फॉलो करना होगा, कैसी ड्यूटी, जो उसको संविदा में दी गई है। तीसरा बोल रहा है, मान लो कारोबार करते समय कोई मतभेद उत्पन्न हो गया, कुछ लोग कर रहे हैं, मान लो 5 पार्टनर हैं और 2 लोग कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, हमें अपने, मान लो उन्होंने क्या किया है, फर्म को वो खोला, वो डेयरी खोली है और गाय की डेयरी खोली थी, ठीक है। ए बोल रहा है हमें अब भैंस भी उसमें ऐड करनी चाहिए, बी बोल रहा है नहीं ऐड करनी चाहिए, ठीक। तो अब इस मामूली मतभेद को कैसे निपटाया जाएगा, तो 5 लोग की वोटिंग करा लेंगे, जिसका पक्ष में बहुमत होगा, जिसके पक्ष में, गाय के पक्ष में अगर 3 लोग हैं तो गाय रहेगी सिर्फ, अगर भैंस वाले में भी 3 हो गए तो गाय के साथ भैंस भी आ जाएगी। अगर 4 लोग हैं तो कैसे होगा, तब भी क्या करेंगे, कराएंगे, अगर 2:2 हो रहा है तो फिर हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक। 4 लोग हैं तो कैसे ही करोगे, है ना। चलो, लेकिन अगर संविदा में कोई चेंज करना है, जो संविदा में सबको अधिकार दिया गया था, राइट दिया गया था, उसमें कोई अगर चेंज करना है तब बहुमत नहीं देखा जाएगा, तब सबकी सहमति आवश्यक है, ठीक है, जो कि हमने कहाँ दिया है, ऊपर ही देखा था 11(2) में, ठीक है।
11(2) में ही कहा गया था कि अगर संविदा में कोई परिवर्तन करना है तब बहुमत नहीं, तब सबकी सहमति चाहिए। ठीक। चौथा क्या बोल रहा है? तो पहला अधिकार हो गया संविदा के अनुसार हर व्यक्ति को अपने राइट होंगे, हर कारोबार का, हर पार्टनर का, हर पार्टनर की अपनी ड्यूटी होगी जिसका उसको पालन करना होगा। अगर मतभेद हो जाता है तो मतभेद को कैसे मिटाया जाएगा? बहुमत द्वारा। ठीक है। बट अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना है तो सबकी सहमति आवश्यक है, सबकी सहमति आवश्यक है। ठीक। और लास्ट क्या बोल रहा है? हर भागीदार को फर्म की बहियों में से किसी बही तक पहुंच का और उसका निरीक्षण और उसकी नकल करने का अधिकार होगा। और हर पार्टनर को एक और राइट होगा। कौन सा राइट होगा? जितने भी फर्म के कागज हो रहे हैं, बही बन रही है, लेन देन का, बेचने का, नुकसान का, फायदा का, हर पार्टनर को यह अधिकार है कि वो उन कागजों को देख सके और एक नकल उसका अपने पास रख सके, मतलब एक कॉपी उसके अपने पास रख सके। इतना अधिकार है। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप करनी है तो लोगों के पास इतना अधिकार होता है। नाउ एक दूसरे के प्रति क्या अधिकार और दायित्व है? संविदा के अधीन कैसी संविदा जो उन्होंने पार्टनरशिप कराते हुए बनाई थी, सेक्शन 13 बोल रही है। भागीदार कारोबार के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं है। तो सबसे पहला क्या हो गया? जो पार्टनर्स हैं और जो फर्म को चला रहे हैं उसके लिए उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भैया उनको लाभ मिलता है इसलिए। ठीक है। इतना इमोशनल नहीं होना है, बेचारे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं। दूसरा बोल रहा है जो लाभ होगा पार्टनरशिप का, जो फर्म में लाभ होगा, ठीक है, वो उन सब में बराबर बटेगा। और जो फर्म में हानि होगी उसमें वो क्या करेंगे? बराबर नुकसान भरेंगे, सिर्फ लाभ ही नहीं लोगे। ठीक है। ये दो चीज हो गया, एक दूसरे के प्रति दायित्व हो गया। 13A भी हो गया। 13C क्या कह रहा है? तीसरा क्या कह रहा है? कोई भागीदार अपनी लगाई हुई पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है। वहां ऐसा ब्याज केवल लाभों में ही संदेह होगा। फॉर एग्जाम्पल, सारे पार्टनर्स ने, कोई किसी ने 10 लाख लगाया, 10,000 लगाया, किसी ने 5,000 लगाया, किसी ने 6,000 लगाया। ठीक है। तो ये लाभ ले रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमने तो भाई एक्स्ट्रा पैसा लगाया, हमको पैसे में ब्याज भी दो। तो बोल रहा है नहीं, आपको ब्याज अलग से नहीं मिलेगा, आपको आपके पैसे के हिसाब से जो लाभ मिल रहा है ना उस पर आप ब्याज ले लो। ठीक है। चलो, या ब्याज लाभ उस हिसाब से ले लो। कोई भी पार्टनरशिप जो एक पूंजी के अतिरिक्त जिसे लगाने का करार उसने उस कारोबार के प्रयोजन के लिए किया है, कोई संदाय या विदाय करता है, उस पर 6% की दर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एलएलएम का इंटरेस्ट देना तो। ठीक है। 13D में क्या बोल रहा है? मान लो दो पार्ट, ए है, बी है, सी। इन्होंने एक कंपनी खोली, फर्म खोला, लाइब्रेरी खोली। ठीक है। 3 लाख रुपए लगाया, सबने 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख लगाया। ठीक। अब इनको ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ लाभ मिलेगा जितना इन्होंने लगाया है। लेकिन मान लो कुछ दिन बाद ए ने उसी फर्म में अलग से कुछ पैसा लगाया, 50,000, या मान लो 2 लाख रुपए अलग से लगाया। फर्म को जरूरत थी, इन्होंने अपने पास से लगा दिया। ठीक है। ये संविदा से हटके था ना, एक्स्ट्रा लगा रहा है कि नहीं? अब इस एक्स्ट्रा मनी पर इसको ब्याज मिलना चाहिए। ठीक है। ये लाभ में नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा मनी है, ये मनी इसको वापस मिलेगी पूरी। मान लो 2 लाख लगाया है तो इसको पूरा 2 लाख वापस मिलेगा और 2 लाख पर ब्याज मिलेगा। ना क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बता देता है कि कितना ब्याज मिलेगा। 6% प्रति वर्ष मिलेगा, 6% मिलेगा, वो भी कितना? प्रति ईयर, ना कि मंथली। ठीक है। इससे ज्यादा की वो मांग नहीं कर सकता, इससे कम उसे मिलेगा नहीं। 6% लिख दिया गया है, तो चाहे 10 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा लगाया तो उतना मिलेगा। अगला क्या ड्यूटी है? अगर किसी पार्टनर ने निम्न खर्चे किए हैं एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है, तो उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मान लो ABC ने पार्टनरशिप की थी, ठीक है, ठीक है, उसके अलावा ए ने कुछ अलग से ऐसा खर्चा किया है जिससे उसको क्षति हो गई है। ठीक है। तो उसको देखो, यहाँ पे तो उसको पैसा वापस मिल रहा था, लाभ मिल रहा था। ठीक है। अब उसको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। कब?
जब कारोबार का मामूली और उचित संचालन तथा हानि से फर्म की संरक्षा करने के प्रयोजन से आपात में ऐसा कार्य करना जैसा मामूली प्रज्ञा करने वाला व्यक्ति द्वारा अपने मामले में वैसी परिस्थितियों में किया जाता। तो क्या हुआ, ये जो 2 लाख रुपए इसने लगाया था, ये सबकी जानकारी में लगाया था, जरूरत थी सामान्यता लगा दिया था। ये 2 लाख रुपए इसको वापस मिल गए थे 6% वार्षिक ब्याज की दर पे। मान लो ए सामान भेज रहा है, ठीक है, फर्म का सामान भेज रहा था एक्स के पास, और सामान में कोई प्रॉब्लम आ गई और अचानक क्या हुआ, ये जो सामान भेज रहा था ये अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से, जो कि फर्म की नहीं थी, अपनी कार से भेज रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। कार का एक्सीडेंट हो गया। कार जो है एक ही पर्सनल प्रॉपर्टी थी, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं थी। देखो, एक तो फर्म अपने आप में अलग व्यक्ति है, खुद को भी तो घर होगा, तो क्या घर फर्म हो गया, क्या गाड़ी फर्म हो गई, क्या घर और गाड़ी फर्म का हिस्सा हो गया, नहीं, ठीक है। इसने अपनी पर्सनल गाड़ी से सामान भेज दिया क्योंकि जो फर्म में गाड़ी चलती थी वो काम नहीं कर रही थी, और क्या होगा, उसको नुकसान हो गया। अब फर्म वाले ये नहीं कह सकते कि तुमने अपनी गाड़ी से क्यों भेजा था, क्योंकि सामान भेजना आवश्यक था और एक मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति जो उसको मिलेगा उसी से भेज देगा। उसने सोचा मैं अपनी गाड़ी से ही भेज देता हूँ, क्या जा रहा है, उसको क्या पता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको क्षति हो गई, फर्म के पैसे से उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, मतलब जो उसका लाभ बनता है। देखो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, फर्म खोले, फर्म का मंथली कितना है, 5 लाख रुपए है, ठीक है। 5 लाख में से 1 लाख इनका खर्चा निकल गया, सैलरी वगैरह दे दी जो काम लोग करते हैं। 1 लाख फर्म में गाय भैंस है तो उनका खर्चा क्यों नहीं निकल गया, 3 लाख बचा। अब 3 लाख रुपए तीनों को बटने चाहिए थे, अब डायरेक्ट 3 लाख नहीं बटेंगे, क्या होगा, पहले 3 लाख में से मान लो कि 2 लाख रुपए जो ए का नुकसान हुआ है कार का उसको दिया जाएगा। फिर अब जब 1 लाख बचा है उसमें से ए को, बी को और सी को बराबर बराबर लाख बांटा जाएगा, ठीक है। फर्म की संपत्ति क्या है, भागीदारों के बीच संविदा के अध्ययन, पार्टनर्स के बीच जो संविदा हुई है उसके अंतर्गत फर्म की संपत्ति के अंतर्गत फर्म के स्टॉक में मूलतः लाई गई या फर्म द्वारा या फर्म के कारोबार के प्रयोजनार्थ अनुक्रम के द्वारा क्रय द्वारा अन्यथा अर्जित सम संपत्ति और संपत्ति के अधिकार और हित आते हैं। इसके अंतर्गत कारोबार का गुडविल भी आता है। जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, फर्म में धन से अर्जित संपत्ति संपत्ति के अधिकार हित के लिए ही समझी जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है ये। क्या है फर्म की संपत्ति, एक मिनट लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अगर फर्म में कोई तब्दीली हो गई या उसको समाप्त कर दिया गया और नया फर्म बनाया गया उन्हीं पार्टनर्स के बीच में उसी उद्देश्य के साथ उन्हीं पैसे के साथ, तो जो अधिकार उनका पुराने फर्म में था, जो दायित्व पुराने फर्म में था वही नए फर्म में होगा। अगर किसी समय के लिए फर्म बनाया गया था लेकिन फर्म समाप्त नहीं हुआ, अच्छा दिन पार्टनरशिप थी बट वो समाप्त नहीं हुई, ठीक, चलती रही, तो जब तक वो पार्टनर फर्म चल रहा है, जब तक पार्टनरशिप चल रही है, जितने भी पार्टनर होंगे उनका वही अधिकार कर्तव्य रहेगा, ठीक है। कोई मेन इन्होंने काम खोला, एजेंसी खोली, मान लो इन्होंने क्या खोला, ट्रेवल एजेंसी खोली, ठीक, तो ट्रेवल एजेंसी में तीनों के अधिकार दायित्व तो बराबर हैं। अब ट्रेवल एजेंसी मेन हो गया, उसी के अंतर्गत इन्होंने हर जगह पे अपना एक गाड़ी का बिजनेस खोल दिया, जहां जहां घूमने जाते हैं लोग वहां पे एक अपना होटल खोल लिया, वहां पे अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तो लोगों का जो इन पार्टनर्स का जो अधिकार ट्रेवल एजेंसी में है, क्योंकि बाकी सारे काम भी उसी एजेंसी के अंतर्गत हो रहे हैं, तो इन सारे पार्टनर का उन सब में अधिकार होगा, ठीक है।